हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं, जो है फिनॉल। तो फिनॉल की बनाने की प्रयोगशाला विधि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो याद रखेंगे, हम फिनॉल की प्रयोगशाला विधि भी जानेंगे, उसके बाद हम फिनॉल की औद्योगिक निर्माण की विधि भी जानेंगे, और इसी में इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, और इसका इंपॉर्टेंट जो उपयोग क्या होता है, पूरी तरीके से हम डिटेल में एक्सप्लेन आपको करने वाले हैं। तो मैं केवल आपसे एक ही बात कहूँगा कि यदि आप अपना 5 नंबर कंफर्म कराना चाहते हैं, और दूसरी बात, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी, हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फिनॉल का प्रयोगशाला विधि जान लेते हैं, उसके बाद हम औद्योगिक निर्माण की विधि भी जानेंगे। तो देखिए हम प्रयोगशाला विधि है, तो जो लैब में जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना, उसी को प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला विधि हम 2 आपको बताएंगे। तो चलिए जी, प्रयोगशाला में सबसे पहली विधि है जो यहाँ पे हमने लिख दिया है, डायज़ोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा। अब देखिए, डायज़ोनियम जो लवण है उसका अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वहां से हमें जो क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। फिनॉल का C6H5OH होता है। देखिए, या तो C6H5OH लिख दें, या आप एक बेंजीन रिंग इस प्रकार बना लें, ठीक है ना, इसके ऊपर OH लिख दें। तो ये क्या है, फिनॉल का ही सूत्र है। बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहला है डायज़ोनियम लवण के जल अपघटन से। अब क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझते हैं। तो जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को जल अपघटन कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या हमसे कहा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक हम बेंजीन पहले बनाएंगे, ठीक। तो ये बेंजीन हो गया, और इसके ऊपर N2 और Cl को अगर हमने जोड़ दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं, तो इसका हम कराते हैं जल अपघटन, HOH। देखिए, H2O लिखें या HOH लिखें, दोनों बात एक ही है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, दोनों बात एक ही है। इस तरीके से हम लिखेंगे और भी अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा जी। तो देखिए, सिंपल सी क्या होता है कि यहाँ से हमें, मैं अगर आपको समझाऊं, ठीक, देखिए यहाँ से हमारा एक H निकलता है, यहाँ से एक Cl निकलता है। तो HCl, ये पहले हमारा HCl निकलेगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ HCl, ये बाहर निकल गया। उसके बाद ये नाइट्रोजन जो N2 आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, गैसीय रूप में। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल बचा एक बेंजीन रिंग, और उसके बाद OH, यही ना बचा। तो ये OH है, ये आकर यहाँ पे N2 की जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर ये जो OH है ये आकर N2 का स्थान ले लेगा, ये OH हो गया। तो ये हमारा क्या बना, यही तो है फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल, ठीक है। और ये क्या है, ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, नीचे आप लिख लेंगे जी। बात आप समझ के आ गया होगा। देखिए, तो वही बात हमने कहा कि जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको सबसे पहली बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में हो जाते हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ। वो सोच रहे होंगे, सर आपने कहा कि डायज़ोनियम लवण के जल अपघटन से हम प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे डायज़ोनियम लवण कर रहे हैं और यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए डायज़ोनियम जो लवण है उसके ही अंदर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आता है। जैसे नहीं कहते हैं कि बाप के नीचे क्या आते हैं, बेटा आता है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि इसके अंतर्गत ये आएंगे, मतलब
ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वही बात है। तो मैं आशा करता हूँ पहली बात आप समझ गए होंगे। तो ये बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड किसके अंतर्गत आते हैं, डाइजोनियम लवण के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप लाइन लिखकर ये आप लिख देंगे, कंप्लीट होता है। प्रयोगशाला विधि का है, आप एक भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम दूसरा एक और जान लेते हैं, क्योंकि अगर मान ले आप भूल चूक से एक भूल भी जाएं तो एक आपको याद होने चाहिए। तो इसको हम जान लेते हैं। इसको जानने से पहले एक और डाउट आता है, उसको मैं बताना चाहूँगा। लोग कहते हैं, मतलब स्टूडेंट को क्वेश्चन ये रहता है कि सर प्रयोगशाला विधि है तो फिगर हमें बनाना पड़ेगा ना। तो मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, फिगर इसमें नहीं बनाना है, ठीक है ना, फिगर आपको नहीं बनाना है, ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। अब आता है हेलोबेंजीन के जल अपघटन से। देखिए यहाँ पे कह रहा है हेलोबेंजीन के जल अपघटन से। तो अब हेलोबेंजीन के जल अपघटन से कैसे हम प्राप्त करेंगे समझते हैं जी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब क्लोरोबेंजीन, अब हेलोबेंजीन का ही एक एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, ब्रोमोबेंजीन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बट हमने क्लोरोबेंजीन लिया है। तो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल अपघटन कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। ये बात आप लिखेंगे। अब मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले हेलोबेंजीन का एक एग्जाम्पल होता है जिसे हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसके ऊपर Cl हमने लिख दिया, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। तो क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो एक 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर और उच्च दाब पर, एक याद रखेंगे उच्च दाब होना चाहिए और 320 डिग्री सेल्सियस ताप होनी चाहिए। तो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च दाब व 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल अपघटन कराते हैं, ठीक है ना, तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें फिनॉल मिलता है जी, ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या होगा, अब यहाँ से जो आपका सोडियम है ये क्लोरीन से क्रिया कराकर NaCl, तो ये NaCl ये पहले बाहर निकल जाएंगे, NaCl ये पहले बाहर निकल गए। तो अब ये जो OH है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये OH यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। तो ये OH हमने लिख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। बात आप समझ गए होंगे। तो वही बात कह रहे हैं कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च दाब पर व 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल का निर्माण होता है। बात समझ गए होंगे। इसके नीचे आप लिख लेंगे फिनॉल और इसके नीचे लिख देंगे क्लोरोबेंजीन, इसके नीचे लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इतना लिख देंगे, कंप्लीट होता है। देखिए एक बात कहना चाहूँगा, नाम नीचे आपको लिखना अनिवार्य है, ठीक है, नाम आप नहीं लिखेंगे तो दिक्कत वाली बात है भैया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब हम आगे देखेंगे औद्योगिक निर्माण की विधि, ठीक, चलिए जी, आपने ले लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं फिनॉल की औद्योगिक निर्माण की विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि एक ही जानना था, बट दो हमने बता दिया, दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है ना, काम आएगा कभी भी। अगला आता है कि फिनॉल की औद्योगिक निर्माण की विधियां। तो इसमें हम पहला एक हम जानेंगे जिसे हम राशिंग प्रक्रम विधि के नाम से भी जानते हैं, या इसे राशिंग भी आप कह सकते हैं, RASCHING, राशिंग प्रोसेस, ठीक है, ये होता है। तो राशिंग प्रक्रम द्वारा या राशिंग प्रोसेस द्वारा आप बता सकते हैं। अब इसके द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे याद रखेंगे, ये औद्योगिक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, औद्योगिक निर्माण की विधि। अब औद्योगिक में हम एक आपको बता रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए, सिंपल ये है, आप इसको याद कर सकते हैं। क्या रहा है कि जब बेंजीन को HCl व नवजात ऑक्सीजन के साथ CuCl2 व FeCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से फिनॉल प्राप्त होता है। बात आपको समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं हूं ना, समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन को हम लेंगे, ठीक, सबसे पहली बात हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिया।
तो बेंजीन के ये जो आपको 4 सिरे दिखाई दे रहे हैं, ये 6 सिरा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, यहाँ, ये 6 सिरों पे हाइड्रोजन होता है। मैंने केवल यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने दिखा दिया है। तो बेंजीन को, ये बेंजीन है, तो जब बेंजीन को हम क्या करते हैं, HCl और नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, HCl के साथ और नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है हाफ O2, ठीक है ना, हाफ O2 के, ठीक है। तो नवजात ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में, तो ये आपको याद रखना है CuCl2 व FeCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब इनकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन बनेगा। कैसे बनेगा तो समझिए, बनेगा ऐसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, एक 2 H हो गए, तो H2 ये हो गए। और इसका मतलब तो एक ही ऑक्सीजन है ना, नवजात ऑक्सीजन हाफ लिखा गया है, हाफ O2 का मतलब एक O2 है, तो ये H2 और O, तो ये H2O बाहर निकल जाएंगे। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे ही नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे ही हम नीचे लिख सकते हैं -H2O। -H2O का मतलब कि ये बाहरी साइड प्रोडक्ट है, तो H2O ये बाहर निकल गए। तो अब क्या बचा, ये बेंजीन बचा, इसके ऊपर से ये Cl केवल बचा है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बचा है, क्या मिला हमें, ये एक बेंजीन हमें मिला। अब बेंजीन रिंग के ऊपर हमें Cl मिल गया। बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, ये H2O अगर ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो ये आप यहाँ से यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमें क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, तो ये है क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, फिनॉल। तो बात आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्लोरोबेंजीन बना, पर हमें बनाना तो फिनॉल है ना। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि बेंजीन को HCl व नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में CuCl व HCl के साथ क्या उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखिए क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। अब इसका, जिसका जल अपघटन से फिनॉल प्राप्त होता है, अब इसका हम जल अपघटन करा देते हैं। तो फिर से हम नीचे क्या लिख लेंगे, एक ये क्लोरोबेंजीन को लेंगे, मैं यहाँ पे छोटा ही बना रहा हूँ। तो ये हमने क्लोरोबेंजीन को ले लिया। अब क्लोरोबेंजीन को हम जल अपघटन कराएंगे, HOH। अब जल अपघटन इसका कराते हैं तो देखिए यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, तो HCl, तो ये HCl सबसे पहली बात तो ये बाहर निकल जाएंगे और ये जो OH है ये आकर इस पर ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, OH ये ऐड हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, यही तो फिनॉल है ना, बेंजीन के ऊपर OH आ गया। तो ये क्या है, फिनॉल है। मैं आशा करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। देखिए राइटिंग में थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना, राइटिंग आप समझ में तो आ ही रहा होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, राइटिंग बोल तो रहा हूँ ना दोस्त, तो ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो गया औद्योगिक निर्माण की विधि, ठीक है जी, वीडियो अच्छा बन रहा है। चलिए अब हम जान लेते हैं क्या, अब हम जानेंगे इनका भौतिक गुण। चलिए अब इनका भौतिक गुण जान लेते हैं। सिंपल सा भौतिक गुण है। पहला कि फिनॉल जो होता है वो द्रव, फिनॉल द्रव या निम्न गलनांक वाला ठोस पदार्थ होता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पदार्थ कर लीजिएगा। मतलब फिनॉल या तो द्रव होगा या निम्न गलनांक वाला, मतलब बहुत ही कम गलनांक वाला ठोस पदार्थ होगा, जिसको थोड़ा सा भी हम गर्म करेंगे तुरंत वो द्रव अवस्था में, जैसे पानी होता है वैसे हो जाएगा लिक्विड अवस्था में। अगला कह रहा है कि यह रंगहीन व विशिष्ट गंध वाला क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है।
मतलब जो फिनॉल होता है वो रंगहीन होगा, विशिष्ट गंध वाला एक ठोस पदार्थ होता है। ठोस कैसा होगा? निम्न गलनांक वाला, जिसको गर्म थोड़ा सा भी हम कर देंगे तुरंत पिघल जाएगा। अगला कह रहा है कि यह वायु या प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होने के कारण गुलाबी या लाल रंग में बदल जाता है। मतलब यदि हम इसको फिनॉल को प्रकाश के उपस्थिति में रखेंगे तो ये ऑक्सीकृत होकर कैसा दिखाई देगा? गुलाबी या लाल रंग की तरह दिखाई देगा। अगला कह रहा है कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होने के कारण इनका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। समझ के आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए ले लीजिए। ठीक, ले लिए होंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर रासायनिक गुण आपने नहीं लिखा तो समझिए कि कुछ भी आपने नहीं लिखा। ठीक है ना, जब भी गुण कहे तो रासायनिक गुण ही उनका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो रासायनिक गुण में क्यों? क्योंकि रिएक्शन है और रिएक्शन ही तो आपको समझना है ना, यही तो केमिस्ट्री का एक मेन आधार है। तो देखिए जी, सबसे पहले हम जानते हैं इसका रासायनिक गुण का मतलब होता है कि यदि फिनॉल को हम किसी पदार्थ से क्रिया करेंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा, यही फिनॉल मतलब रासायनिक गुण का मतलब होता है। तो कह रहे हैं कि प्रबल क्षार से क्रिया। अब प्रबल क्षार से यदि हम फिनॉल की क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, देख लेते हैं जी। देखिए फिनॉल को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 ठीक है ना। जैसे फिनॉल को हम चाहें तो C6H5OH भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, जैसे थोड़ा सा जगह बचे उस तरीके से फिगर बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आएगा। तो ये फिनॉल हो गया। अब फिनॉल को हम प्रबल क्षार से क्रिया कराएंगे। जैसे प्रबल क्षार हम ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हमने ले लिया। ठीक है ना। अब जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन एक निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। तो देखिए H2 और O, तो ये H2O ये पहले तो बाहर निकल जाएंगे, जल ये बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा, C6H5ONa, यही ना बचा जी। तो ये हम लिख देंगे C6H5ONa, यही बना। ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे। तो इसका नाम क्या हम लिख देंगे, सोडियम, मैं आधा कलर से लिख दे रहा हूं, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। बात आपको समझ में आ गया होगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ये क्या है, ये है फिनॉल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहली बात, यदि फिनॉल का हम अगर प्रबल क्षार से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये आपका रासायनिक गुण हो गया। याद रखेंगे आपको इसमें पूरे तरीके से डिटेल में पहले हिंदी में नहीं लिखना है कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ऐसे आप नहीं लिखेंगे। केवल आपको ये प्रबल क्षार से क्रिया और उसके नीचे आप ये रिएक्शन लिख देंगे, नाम आप जरूर लिख देंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे आप नाम लिख देंगे, इतना लिख देंगे, काम कंप्लीट होता है। अगला आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा जी। तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिनॉल को ले लेंगे। तो फिनॉल को ले लेंगे, जैसे C6H5OH, ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया फिनॉल। अब फिनॉल को हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जगह पर हम क्या ले लेते हैं, CH3MgBr, ये हमने ले लिया। देखिए यहाँ पे CH3 हमने लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहें तो C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ही अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए हैं। ये क्या है, फिनॉल है। अब देखिए ये क्या है, एक कार्बन है तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
ठीक है ना। तो ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। यहाँ पे चाहे तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अच्छा, जब हम फिनॉल को क्या करते हैं, गिरगनाट अभिकर्मक के साथ जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो जानते हैं क्या बनेगा। देखिए यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से CH3 ये निकलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो H यहाँ पे CH3 है ना, एक यहाँ पे H और इसमें जुड़ जाएगा तो CH4 हो जाएगा। तो ये हमारा CH4 बनता है। तो पहला तो CH4 बन गया। तो यहाँ से देखिए ये निकला है और ये निकला है, तो H और यहाँ से CH3 निकलकर CH4 बना दिए हैं। तो शेष क्या प्रोडक्ट बना, C6H5O MgBr, यही ना बचा है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C6H5O MgBr। तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट है, ये ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। मैं प्लस करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। एक कार्बन है तो मेथेन कहेंगे। तो मेथेन बनता है, मतलब फिनॉल की क्रिया मतलब गिरगनाट अभिकर्मक से कराएंगे तो गिरगनाट अभिकर्मक में भी वो भी किससे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराएंगे तो मेथेन का निर्माण होता है। आपको केवल ये रिएक्शन लिख देना है, नीचे नाम लिख देंगे, काम कंप्लीट आपका हो जाएगा। अगला आता है हमारा कि जिंक से क्रिया। अब जिंक से क्रिया अगर हम कराएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिनॉल ले लेते हैं C6H5OH। ये फिनॉल को जिंक के साथ Zn के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो देखिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से जो आपका ये H है ये निकल जाएगा, ZnH ये आपका H निकल जाएगा ना, ठीक ऐसे होगा। ये सभी रिएक्शन आपको याद रखना है। देखिए मैं इसको भूल गया था। देखिए करना आपको क्या है कि जो जिंक है ये यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये जिंक जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा। तो ये जिंक ऑक्साइड बनाकर ये बाहर निकल जाएंगे। बाहर जब निकल गए तो ये C6H5 यहाँ पे एक H है तो C6H6 यही ना बना जी, यही लिखा गया। C6H5 है, एक और H जुड़ गया तो C6H6 हो जाएगा। ये क्या है, बेंजीन है, इसी को हम बेंजीन कहते हैं। तो इससे हमें पता चला कि फिनॉल को अगर हम जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया, नाम आप लिख लेंगे। अब आता है PCl5 से क्रिया। देखिए PCl5 से अगर हम क्रिया कराते हैं तो C6H5OH ये हमने ले लिया जी, ऐसे हमने लिख दिया C6H5OH, ये बंद हमने दिखा दिया है। अब इसको हम PCl5 से क्रिया कराते हैं। देखिए अगर हम PCl5 से क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पे फास्फोरस कितना है, 1 मात्रा में, क्लोरीन कितनी है, 5 मात्रा में, 5 मात्रा में है ना, समझिएगा। ये यहाँ पे एक बंद टूटता है, यहाँ पे एक बंद टूटता है। तो बंद टूटेगा तो यहाँ पे एक Cl इधर ऐड होगा, एक Cl यहाँ पे ऐड होगा। तो 5 में से 2 Cl इधर इधर ऐड हो गए तो बचा क्या, P, 2 निकल गए तो PCl3 बचा ना। तो ये PCl3 यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है, पहली बात C6H5Cl बनेगा। ठीक है, अगर हम क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, C6H5Cl, समझ रहे हैं ना, C6H5Cl बन गया, क्लोरोबेंजीन बना। उसके बाद POCl3 बनेगा, POCl3 बनेगा। और उसके बाद ये H और Cl बनेंगे तो HCl बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, और ये क्या है, PCl क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये केवल आपको रिएक्शन लिख देना है, बात आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी रिएक्शन को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं भी भूल जाता हूँ तो आप भी भूल जाएंगे भैया, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है ना। हो सकता है आपका दिमाग मुझसे ज़्यादा हो, ठीक है ना, बट ये है कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्त तो भूल जाने की जो आशा होती है वो ज़्यादा होती है। बात आप समझ ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब हम देख लेते हैं इसका उपयोग। सिंपल सी इसकी उपयोग है। तो देखिए यहाँ पे हमने उपयोग लिख दिया, क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले इसकी उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, दूसरा इसका उपयोग है औषधियों और रंजकों के निर्माण में, तीसरा है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, और चौथा है जो स्याही होता है उसके संरक्षण में, सुरक्षा में। तो ये बात समझ गए हैं, केवल याद करना है। आशा करता हूं दोस्त कि आज के इस वीडियो में जो हमने फिनॉल पे टॉपिक पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया है। याद रखेंगे दोस्त कि ये टॉपिक को हमने जितना सिंपल हो सके, जितना आसान भाषा में हो सके उतना मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है तब मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट आगे चल के मुझसे पढ़े या कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको कभी भी दिक्कत ना आए, जितना हो सके उनको सिंपल लैंग्वेज के अनुसार उनको समझाया जाए, जिससे वो रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें। अदरवाइज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, कि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सभी स्टूडेंटों को पास पहुँचे, ठीक है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे जो फ्री में अवेलेबल होंगे, जो आवश्यक वीडियो होगा वो सब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहाँ से आपको सब कुछ मिलता रहेगा और बोर्ड एग्जाम 2025 की भी तैयारी आपकी होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।